हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं रिफंड अंडर जीएसटी का चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये, ठीक है ना। लेकिन इसका क्वेश्चन शायद पिछली बार आ चुका है, फिर भी आप ये वाले टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीजें जरूर करके जानिए आपको। तो सबसे पहली बात, मई 25 के अंदर 4 अमेंडमेंट आई थी, ये तो आपको करके ही जानी है। मैं आपको अभी यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है रूल 89(4) और रूल 89(5). ये दोनों रूल के ऊपर काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, लेकिन ठीक है ना, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया है। शायद पिछले अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आया था। तो आप जरूर फिर भी ये वाले रूल 89(4) और 89(5) के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो वो सारे बना लेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या थ्योरी हो, जो भी है, कंपाइलर जो भी आपके पास है या जो स्टडी मेट है, तो कंपाइलर और स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन आपको इसके बनाने हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सितंबर 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब नीचे आ जाते हैं और वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, 4 चीजें हैं हमें जो पढ़नी है, तो 4 चीजों में से सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं मई 25 की कुछ अमेंडमेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली चीज है ये अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, तो टोटल 4 अमेंडमेंट थी। तो पहली अमेंडमेंट क्या थी, रूल 89(4) और रूल 89(5) के अंदर अमेंडमेंट थी, जिसमें ठीक है क्या था, ठीक है ना, जहां जहां पर रूल 89(4)(a), 4(b) आता था ना, अब उसको इग्नोर करना है। पहले उसकी वजह से काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत होती थी। अब उसको जहां पे भी दिखे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर वो 89(4) और 89(5) के अंदर इग्नोर करना है और कुछ भी नहीं है। फिर भी आ जाते हैं यहाँ पर, रूल 89(4) की बात करेंगे पहले, फिर रूल 89(5) की बात करेंगे। तो रूल 89(4) क्या कहता है, रूल 89(4) कहता है, ठीक है ना, नेट आईटीसी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये इसका फॉर्मूला होता था। अब तीनों चीजें एक एक करके समझेंगे। नेट आईटीसी कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले नेट आईटीसी कैसे निकालते हैं, तो नेट आईटीसी के अंदर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कैपिटल गुड्स के आईटीसी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा होता है आईटीसी का, वो भी नहीं लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली करंट ईयर पीरियड का, ठीक है ना, वही सिर्फ आईटीसी इंक्लूड करते हैं, वो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो 89(4)(a), 4(b), ठीक है ना, वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बात दे रखी है, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हम बोलते थे कि 89(4)(a), 4(b) इंक्लूड नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं सोचना है, अगर दे रखा तो इग्नोर कर देना, ये मानते हुए कि वो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो इसके जो नीचे दे रखा है यहाँ फॉर्मूले के अंदर, नेट आईटीसी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते थे, ठीक है ना, इसके अंदर होता था जो भी टर्नओवर दे रखे हैं, चाहे जीरो रेटेड सप्लाई का हो या फिर नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, उसका टोटल कर लो, ठीक है ना। लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई हटा देना, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जब टोटल टर्नओवर निकालेंगे, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, तो उसमें 89(4)(a), 4(b) जो होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना, वो दोनों का दोनों अगर दे रखा है, चाहे गुड्स का दे रखा हो चाहे सर्विसेज का, अब उसको इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तीसरी चीज हम निकालेंगे फॉर्मूले के जो ऊपर लिख रखा है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले हम सीखेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर पहले गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स का टर्नओवर कैसे निकालते हैं जीरो रेटेड सप्लाई का, फिर हम सर्विस का सीखेंगे। तो गुड्स के केस में क्या होता है, आपको वैल्यू दे रखी होगी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की, ठीक है ना, और 1.5 टाइम्स कर देना क्या, जो गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड किया है उसका, ठीक है ना। दोनों में से विच एवरेज लेस है, वो वैल्यू आपकी टर्नओवर आ जाएगी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, बोलो क्लियर है। लेकिन यहां पर भी क्या होता था, जो टर्नओवर होता था 89(4)(a), 4(b) का, उसको इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब उसको इग्नोर करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से। आगे चलते हैं, अगर सर्विसेज की बात करें तो टर्नओवर कैसे निकालते थे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, तो जो भी करंट ईयर का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो उसमें ऐड कर दो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है प्रीवियस ईयर में, बट जीरो रेटेड सप्लाई जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइडेड कर रहे हैं, ठीक है ना, इन करंट ईयर। ठीक है, बोलो क्लियर है। अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है प्रीवियस ईयर में और सर्विसेज अभी करंट ईयर में प्रोवाइड कर रहे हैं, और माइनस कर देंगे क्या, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है करंट ईयर में, ठीक है ना, बट जो जीरो रेटेड सप्लाई जो सर्विसेज है ना वो अपकमिंग ईयर में प्रोवाइड करेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपको याद करना है फॉर्मूला। उसके बाद टर्नओवर होता था ना 89(4)(a), 4(b) का, ठीक है ना, उसको यहाँ पे लेस नहीं करते थे, अब उसको इग्नोर ही करना है। बोलो क्लियर है। तो ये तो है बेसिकली इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, जो आपको पहले से आता भी होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ 89(4) का कैसे है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमटीपी का। तो यहाँ पे एक कंपनी है और उसके अंदर यहाँ पे बता रखा है रूल 89(4) के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है ना, कि भैया
क्या इसका किस तरीके से आप इसको निकालेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। तो 89(4) के हिसाब से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। रिफंड क्लेम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिकली आप सीधा एक बार अपना फॉर्मूला लिख लो। तो अपना फॉर्मूला लिख लेना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है, नेट आईटीसी टर्नओवर ऑफ जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो सबसे पहले नेट आईटीसी निकालेंगे। नेट आईटीसी के अंदर अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था इग्नोर करना है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद जो आईटीसी दे रखा है वो ड्यूरिंग द पीरियड दे रखा है, यानी करंट ईयर का दे रखा है, ये ले लेंगे। हालांकि इसमें लिख रखा है कि इंक्लूड कर रखा है 89,4A,4B का 5 लाख का अमाउंट। मैंने आपको बोला था इस बात को आपको इग्नोर कर देना है। तो टोटल 25 लाख रुपए ले लेंगे, यही आपका नेट आईटीसी आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो सीधा सीधा 25 लाख यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, नेट आईटीसी निकलेगा। अब निकालेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टर्नओवर ऑफ जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे वो भी आ जाते हैं, एक बार क्वेश्चन में देखेंगे। तो टर्नओवर ऑफ जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स ये रहा, जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है अदर देन जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमें तो जीरो ड्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स चाहिए ना, तो ये रहा, यहाँ पे दे रखा है 6 करोड़, लेकिन इसमें भी लिख रखा है कि इंक्लूड है 89,4A,4B का टर्नओवर, ये हमें इग्नोर करना है। मैंने बताया था हर जगह। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 6 करोड़ आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सर्विस वगैरह की बात करनी रखी है, तो यहाँ पे निकल गया पूरा का पूरा 6 करोड़। अब नीचे वाला पोर्शन जो है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है ना, उसको निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालते टाइम सारा का सारा टर्नओवर ले लेंगे। तो टर्नओवर दो ही दे रखे हैं यहाँ पे, 6 करोड़ और 3 करोड़, ठीक है ना। तो मतलब जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, दोनों ही ले लेंगे। तो ये हो गया टोटल आपका 9 करोड़। खाली गुड्स का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 9 करोड़। तो 25 लाख, ठीक है ना, ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। टर्नओवर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रखा होता तो वो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से है। उसके बाद अगर रूल 89(5) की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या होता था, रिफंड निकालते थे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे निकालते थे, आइए मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको प्रोडक्ट्स दे रखे होंगे, ठीक है ना, जैसे कि A, B, C, ठीक है ना, और इनपुट्स का रेट दे रखा होगा, जीएसटी रेट, ठीक है ना, और आउटपुट का जीएसटी रेट दे रखा होगा। तो आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट A और B के अंदर, ठीक है ना, इनपुट ज्यादा है, ठीक है ना, और ये देखो आउटपुट कम है दोनों के केस में। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको ये चीज चेक करनी है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये वाली लाइन तो नहीं लिख रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने दे रखी है कि प्रोडक्ट, इस वाले एग्जांपल में कि प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। ये अगर लाइन लिख रखी है, इसका मतलब प्रोडक्ट बी नोटिफाइड है जिसके अंदर कोई भी रिफंड मिलने वाला नहीं है, तो ये हट जाएगा। अब खाली प्रोडक्ट ए बच गया है। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाली चीज होगी, और इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आपको आता भी होगा। नेट आईटीसी इनपुट का लेना है, खाली मल्टीप्लाई कर देंगे टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, जो खाली ए का टर्नओवर लेते हैं यहाँ पे, और डिवाइड करते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे। उसके बाद टैक्स पेबल जब निकालते हैं तो आउटपुट रेट लेते हैं, ठीक है ना, खाली ए का, तो वो निकालते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा। मल्टीप्लाई कर दो नेट आईटीसी, जो कि खाली इनपुट का लेते हैं, तो जो यहाँ पे लिखते हैं ना वही चीज यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद डिवाइडेड कर देते हैं नेट आईसी, लेकिन यहाँ पे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों लेते हैं। इसके अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जांपल के तौर पर इसको बना के आपको दे दिया। सुपर इंजीनियर वर्क्स, तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ABC, टर्नओवर दे रखा है, ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी रेट दे रखे हैं, आईटीसी अवेल दे रखा है, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में, हर एक प्रोडक्ट का अलग, और इनपुट का रेट दे रखा है। अब अगर यहाँ पे आगे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड आपको बताना है, लेकिन साथ ही साथ नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो प्रोडक्ट है ना, वो बी है ना, वो नोटिफाइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि जो इनपुट है, ठीक है ना, कौन कौन से केसेस में इनपुट का रेट ज्यादा है। तो आप देखो इसमें 5% है, इसमें 18% है, तो ए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, और बी पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि बी में भी 18% है इधर इनपुट का, और इधर 5% है। तो दोनों केस में क्या है, इनपुट का ए और बी प्रोडक्ट में इनपुट का रेट ज्यादा है और आउटपुट का कम है, तो दोनों ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बी है वो नोटिफाइड है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको हटा देंगे, खाली ए पॉइंट बच जाएगा, खाली ए प्रोडक्ट बच जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता ही है, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना। नेट आईटीसी इनपुट का निकालेंगे, तो नेट आईटीसी जब निकालेंगे इनपुट का कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इनपुट का मतलब क्या है, सर्विसेज को हटा दो, बाकी क्या बच गया, आईटीसी दे ही रखा है, तो सर्विसेज को हटा दो, तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है ना, दोनों को प्लस कर दो, और यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है।
फिर टर्नओवर ऑफ इन्वेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे खाली ए का लेना होता है, तो ए का टर्नओवर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, खाली ए का टर्नओवर, तो ए का टर्नओवर कितना है 5 लाख, 5 लाख ही लेंगे, ए का टर्नओवर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही है ना, ठीक है ना, बी तो हट ही गया अपना, तो डिवाइड कर देंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसमें सभी का लेते हैं, तो इसमें जितने भी टर्नओवर दे रखे हैं सबका टोटल कर लो, तो टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 9,50,000, माइनस करो टैक्स पेबल, टैक्स पेबल कैसे निकाला है आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, आउटपुट जो भी ए प्रोडक्ट हमारा जो हमने सिलेक्ट किया है उसका आउटपुट का रेट देख लो 5%, और उसका टर्नओवर कितना है 5 लाख, 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा 25,000, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो नेट आईटीसी, तो जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो नेट आईटीसी, लेकिन यहाँ पर इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विसेज सबका चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट इन दोनों का टोटल, ठीक है ना, प्लस में इसमें सर्विसेज भी 10,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटली। अब इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या करा दिया है, मैंने आपको बता देता हूँ एक बार, वापस एक बार स्टार्ट से चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कि May 25 में जो 4 अमेंडमेंट आई थी वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेज आए मैंने वो भी बता दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है खाली हमने, लेकिन पॉइंट नंबर 1 के अंदर साथ ही हमने रूल 89.4 और रूल 89.5 जो कि पॉइंट नंबर 3 है, ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही कवर हो गया, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए, फॉर्मूले भी देख लिए, तो अब हमें ये पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। 4 में से एक अमेंडमेंट हो गया, दूसरी पे आ जाते हैं और बाकी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो अमेंडमेंट नंबर 2 यानी कि जो May 25 में थी, ठीक है, तो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये रहा पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ, ठीक है ना, प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू द एक्सपोर्ट। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करने के बाद क्या है, एक्सपोर्ट के टाइम पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती थी, जो भी टैक्स था वो मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए मुझे कोई अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अपवर्ड रिवीजन हो गया, प्राइस बढ़ गया, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी ना वो बढ़ गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपवर्ड रिवीजन हो गया, और जो डिफरेंस बचा ना उसके ऊपर मुझे एडिशनल आईजीएसटी पे करनी पड़ी, और उस एडिशनल आईजीएसटी पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर उसके लिए मुझे रिफंड चाहिए तो मुझे अलग से उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और जो भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं 5 करोड़ रुपए का मैंने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर मान लो इतना आईजीएसटी बनता है, तो इसके लिए मुझे कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है रिफंड के लिए। लेकिन बाद में अपवर्ड रिवीजन हो गया है, प्राइस बढ़ गया है 3 करोड़ से, यानी कि 8 करोड़ हो गया है, तो ये जो 3 करोड़ है इसके ऊपर एडिशनल आईजीएसटी मैंने पे किया, मान लो एज्यूम करते हैं 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख जो एडिशनल आईजीएसटी पे किया है, इसके लिए मुझे अब एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रिफंड के लिए जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर कॉमन पोर्टल पे। ये है एक और अमेंडमेंट। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट नंबर 3 जस्ट रीड कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसमें यह बता रखा है कि जब अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हुआ है एक्सपोर्ट के केस में, जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा है, तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे सबमिट करने पड़ेंगे, वो सब बातें बता रखे हैं। जस्ट थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, ये ना के बराबर है, ये पूछने वाले नहीं है आपसे। अब फिर भी एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना। अब यहाँ पे जाते हैं, ये अच्छा खासा पॉइंट है, इसको अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। ये एक और अमेंडमेंट है, क्या है ये, रिफंड ऑफ जीएसटी पेड, ठीक है ना, ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। तो जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है ना, और जो कि नोटिफाइड पर्सन कहलाते हैं, अब वो जो भी परचेज करते हैं, जो भी उन्होंने परचेज किया है, ठीक है ना, तो उस केस में उन्होंने जो टैक्स पे किया है, ठीक है, जो उनकी इनवर्ड सप्लाई थी उसके ऊपर जो भी उन्होंने सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी भरा होगा, वो रिफंड हो जाएगा 50%, ठीक है, क्या हो जाएगा 50% रिफंड हो जाएगा। लेकिन वहां पर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो क्या होना चाहिए, सब्सिक्वेंट सप्लाई का होना चाहिए, यानी परचेज करके आगे बेचने का होना चाहिए। और बेच भी किसको रहे हो, ऐसी यूनिट जो रन कर रहे हैं कौन, सीएसडी, और या फिर एथोराइज्ड कस्टमर ऑफ सीएसडी। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर रिफंड क्लेम करना है किसको, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को, अगर ठीक है ना रिफंड क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में कॉमन पोर्टल पे। पहली बात ये है। दूसरा, किस फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा, आरएफडी 01 के अंदर करना पड़ेगा। तीसरा, ठीक है ना, जो रिफंड कर रहा है, ठीक है ना, रिफंड की जो बात आ रही है, रिफंड तभी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है ना, जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। कुछ कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, कि जो इनवर्ड सप्लाई हो कर रहा है, ठीक है ना, जो कैंटीन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, गुड्स की, तो वो जो है रजिस्टर्ड पर्सन से कर रहा हो, ठीक है ना, और उसके बदले में टैक्स इनवॉइस भी उसने लिया हो, और सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसने जो भी डिटेल वगैरह होगी, जो भी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होगी, वो सब उसने कर दिया हो। इतना ही नहीं, जो टैक्स इनवॉइस उसने दिया होगा, ठीक है ना, कैंटीन डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, उसके अंदर उस टैक्स इनवॉइस के अंदर नेम और जीएसटी, ठीक है ना, एप्लीकेंट का, यानी जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उसका लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, और जो गुड्स है जो रिसीव हुआ है, ठीक है ना, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, सीएसडी को, उसको क्या है, वो फर्दर क्या है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए,
फर्दर आगे सप्लाई करने का होना चाहिए ऐसी यूनिट जो रन कर रहा है सीएसटी या ऐसा कस्टमर जो एथोराइज बाय सीएसटी है। तो ये तो सारी अमेंडमेंट हो गई है यहाँ पे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, काफी लंबे टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट कैसे याद करोगे, जो मैंने रेड में लिख रखा है इससे याद कर लेना। एक्सपोर्ट के केस में, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के केस में, सप्लाई के केस में, सेक्शन 77 हम पढ़ते थे उसके केस में, ठीक है ना। ये जो रेड में है ना, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अब जैसे एक्सपोर्ट के केस में क्या है कि अगर आपने टैक्स पे किया है, आपने गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों में से किसी का भी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना, आपने टैक्स पे किया तो उस पर क्या बन जाएगा, आपका रिफंड बन जाएगा। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बचा हुआ आपका, आपको रिफंड बन जाएगा। आपने क्या किया, आपने, ठीक है ना, टैक्स पे कर दिया किसी सप्लाई के ऊपर, लेकिन सप्लाई की ही नहीं है, उसका रिफंड मिल जाएगा। सेक्शन 77 के अंदर आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है ना, गलती से, और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जमा कर दिया, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर जो टैक्स का जो इंसिडेंस है वो आपने पास ही नहीं किया, खुद ही बोन किया है, तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है रिफंड। और ऐसे पर्संस जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हैं, ठीक है ना, क्लियर है, तो उनको भी क्या है यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये था पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ ही लिया है, मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो गया है। अब कैसे कैसे खत्म हो गया है, देखो मई 25 के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी 4 की 4 वो मैंने करा दिया है। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 3 भी हो गया है, पॉइंट नंबर 2 मैंने अलग से करा दिया है। अब खाली आपका काम क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस जो भी आपके पास कंपाइलर है, स्टडी मेट भी होगा, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप बना के देख लो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाएंगे अब की बार, ठीक है ना। ओके, और आज के लिए इतना ही। सितंबर 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट थी ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आज शाम तक आप लोगों को थ्योरी के 9 चैप्टर देने वाला हूं, सुपर क्विक रिवीजन मैराथन देने वाला हूं, जो जिनमें से कम 25 नंबर की वेटेज होती है 25 मार्क्स की, वो जरूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।